डन। किडनी और बोन पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट है और जीआईटी पे इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। हो गया सर। ये स्टिमुलेट करता है अल्फा वन हाइड्रोक्सिलेज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे भी। अच्छा, एडीएच जो है वो वाटर की परमिबिलिटी को इंक्रीज करता है लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स पे प्रिंसिपल सेल्स पे। वो ये ऑलरेडी कवर्ड दैट। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाएगा डिस्टल ट्यूब्यूल प्रिंसिपल सेल्स पे, वाटर को भी रीअब्सॉर्ब वहीं पे करवाता है, पोटाशियम को भी एक्सक्रीट वहीं पे करवाता है, और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करवाएगा इंटरकलेटेड सेल्स पे। ये भी सारी चीजें मैंने आप लोगों को हाथ बना के दिखाई थी। ठीक है, जिस तरह आशीर्वाद दे रहे होते हैं जस्ट लाइक दैट, वैसे मैंने करके दिखाया था। ठीक है, याद आया? हाथ ऊपर करके मैंने जिस तरह ओथ ले रहे होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं, वैसे ओथ वाले टाइम पे। ठीक है, ओथ। अच्छा, फिर एएनपी जो है, डेफिनेटली डॉक्टर आमिर, एस प्लस निकलेगा तो अल्कलोसिस ही होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, फिर जनाब, जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये क्या करता है, बल्कि एएनपी क्या करता है, एएनपी का मुझे बताएं। एएनपी ने क्या करना होता था? एएनपी ने क्या करना होता था, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी इंक्रीज वॉल्यूम होता है, जब भी इंक्रीज ईसीएफ वॉल्यूम होता है, तो एएनपी आता है और ये नेट यूरेसिस करवाता है। नेट यूरेसिस करवाता है यानी डिक्रीज सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। सोडियम जो है वो यूरिन में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, सोडियम जो है वो यूरिन में जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, लेकिन लेकिन आप लोगों को कुछ हार्मोन्स जो हैं उनके इफेक्ट्स याद करने हैं ऑन जीएफआर। कुछ हार्मोन्स के क्या करने हैं, इफेक्ट्स याद करने हैं ऑन जीएफआर, कि इन हार्मोन्स के इफेक्ट्स जीएफआर पे क्या होते हैं। ठीक है, जीएफआर क्या होता है और हार्मोन्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उनमें एक एट्रियल नेट्यूरेटिक पेप्टाइड भी है, वो जीएफआर को इंक्रीज करता है। अच्छा, जीएफआर को ये इंक्रीज कैसे करेगा? जीएफआर को ये इंक्रीज कैसे करेगा? जो अराइवल वाला एफरेंट होता है, नो 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 नो, जो एफरेंट होता है, जब भी जीएफआर इंक्रीज डिक्रीज आए ना, तो आप लोगों ने अपने माइंड में दो चीजें लानी है। या तो एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन होगी या इफरेंट की कंस्ट्रिक्शन होगी। तो ये एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन करता है। सही है, एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन करता है। ठीक है। अच्छा, तो कोई मुझे बताएगा कि अगर एफरेंट की डायलेशन है तो और कौन सा हार्मोन है जो एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन करता है? तो ऑलवेज रिमेंबर, एफरेंट आर्टरियोल्स की डायलेशन में एक तो एएनपी होता है, दूसरा होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स डॉक्टर, one of the one of the student is confusing this with adenosine, नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है, जो अडीनोसिन और नॉरएपिनेफ्रीन है ना, ये एफरेंट आर्टरियोल्स पे एक्ट करते हैं, लेकिन ये एफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लेस ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस में जाएगा और वो डिक्रीज करेगा जीएफआर। सही है। सो दो चीजें एफरेंट आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट करती हैं, वो है एडिनोसिन और नॉरएपिनेफ्रीन। एडिनोसिन और नॉरएपिनेफ्रीन। और दो चीजें एफरेंट को डायलेट करती हैं, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन और एएनपी। प्लीज टेल मी कि ये बात क्लियर होगी आप। इस तरह से आप लोगों को जीएफआर याद रहेगा, कौन जीएफआर को ज्यादा करता है और कौन कम करता है। ओके, मैं भी बताता हूँ।
मैं भी करके बताता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आए। एक सेकंड। ओके सर, लेट मी शो यू गाइस so that you guys can easily understand this. इधर देखें, इधर देखें, ए फ्रंट आ रहा है, ई फ्रंट जा रहा है। फोकस ऑन ए फ्रंट, ओनली ए फ्रंट। ए फ्रंट आ रहा है। सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर आने वाले को डायलेट करोगे तो ग्लोमेरुलस, जितना ब्लड ग्लोमेरुलस में होगा उतना ज़्यादा जीएफआर होगा। क्लियर? जितना ब्लड ग्लोमेरुलस में होगा उतना ज़्यादा जीएफआर होगा। अगर ए फ्रंट को डायलेट कर दोगे, अगर ए फ्रंट को डायलेट कर दोगे तो ग्लोमेरुलस में ब्लड ज़्यादा आएगा या कम आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ग्लोमेरुलस में ब्लड क्या आएगा? ए फ्रंट डायलेट हो गया, ज्यादा ज़्यादा आएगा, तो जीएफआर ज़्यादा होगा। सो ए फ्रंट की डायलेशन विल इंक्रीज जीएफआर और ए फ्रंट की कंस्ट्रिक्शन विल डिक्रीज जीएफआर। लेकिन 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 इधर अगले अगले जो ई फ्रंट है, जहां से ब्लड निकलना है, उसको आप कंस्ट्रिक्ट कर दोगे तो जीएफआर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जीएफआर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये निकलने वाली जगह इंक्रीज होगा, क्योंकि आप ब्लड को निकलने नहीं दोगे तो ब्लड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोमेरुलस में रहेगा। तो जब ए फ्रंट डायलेट होता है, इसको मैं डायलेट को यूँ शो कर देता हूँ, ठीक है? ए फ्रंट डायलेट होता है और ई फ्रंट को मैं यूँ शो कर देता हूँ, कंस्ट्रिक्ट होता है, तो ग्लोमेरुलस में ब्लड ज़्यादा आता है। ग्लोमेरुलस यूँ खुश होता है, उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है। ए फ्रंट डायलेट है और ई फ्रंट कंस्ट्रिक्ट है, ठीक है? तो जब ये दो कंडीशंस होती हैं तो ग्लोमेरुलस इज हैप्पी, जस्ट लाइक माय फेस। ग्लोमेरुलस इज वेरी हैप्पी कि यार वाह 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 वाह, कमाल हो गया, कमाल हो गया, सही है, ब्लड बहुत ज़्यादा आ गया, जीएफआर ज़्यादा हो गया। ओके, नाउ आई विल जस्ट से फ्यू हार्मोन्स, फ्यू थिंग्स जो एक्ट करती हैं। अब मुझे बताओ, ए फ्रंट को डायलेट कौन सी दो चीज़ें करेंगी? एएनपी और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वेजोडायलेटर होते हैं ना, और एएनपी, ये दोनों चीज़ें जो है वो एफरेंट आर्टरियोल को डायलेट करेंगे। अच्छा, और ईफ्रंट को कंस्ट्रिक्ट कौन करेगा? एंजियोटेंसिन 2। ईफ्रंट को कंस्ट्रिक्ट कौन करेगा? एंजियोटेंसिन 2। सही है? नाउ यू अंडरस्टैंड, नाउ यू अंडरस्टैंड कि एफरंट की डायलेशन कौन करवा रहे थे? एएनपी और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और ईफ्रंट की कंस्ट्रिक्शन कौन करवा रहे थे? एंजियोटेंसिन 2। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा? जीएफआर ज़्यादा होगा, जीएफआर ज़्यादा होगा। अब जस्ट आई एम रिमूविंग दिस ईफ्रंट, आई एम जस्ट सेइंग दिस एफ्रंट। अगर एफ्रंट को कंस्ट्रिक्ट कर दोगे, अब एफ्रंट को कंस्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या ब्लड यहाँ आएगा ग्लोमेरुलस में? क्या ब्लड आएगा ग्लोमेरुलस में? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, ब्लड क्या आएगा ग्लोमेरुलस में? आने वाली चीज़ को मैंने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, जहाँ से ब्लड इंटर हो रहा था वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है, तो क्या ग्लोमेरुलस में ब्लड आएगा? नो, नो, ठीक है? सो ग्लोमेरुलस में ब्लड ही आएगा तो जीएफआर कम होगा, ग्लोमेरुलस विल बिकम सैड, नॉट हैप्पी, सैड। तो कौन सी दो चीज़ें जो हैं वो एफ्रंट को कंस्ट्रिक्ट करती हैं? कौन सी दो चीज़ें जो है वो एफ्रंट को कंस्ट्रिक्ट करती हैं? तो वो है एडिनोसिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एडिनोसिन और नॉरएपिनेफ्रिन ये जीएफआर को डिक्रीज करती हैं। सर आपके सारे एमसीक्यूज इसी एक कॉन्सेप्ट की वजह से हो गए, ठीक है? नाउ यू पीपल आर डैम क्लियर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि जीएफआर इंक्रीज कौन करेगा और डिक्रीज कौन करेगा और क्या मैक्सिमम होगा। डन? इजी हो गए जनाब। प्लीज नेक्स्ट पॉइंट पे लेके जाइएगा। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? ENP is just like prostaglandin, एफ्रंट की डायलेशन करवाता है डॉक्टर अनीश कुमार। Renin secretion is increased. It causes vasoconstriction by increasing the concentration of, ठीक है? रेनिन की secretion जो है वो increase हुई है तो vasoconstriction करवाता है by increasing the concentration of। तो डेफिनेटली रेनिन इंक्रीज हुआ है तो वेसोकंस्ट्रिक्शन कौन करवाता है? एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2, अभी भी एंजियोटेंसिन 2 मैंने क्या कहा था? एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है?
पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर। तो जीएफआर को भी ये इंक्रीज क्या कर रहा होता है, ये ई फ्रंट की वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, ई फ्रंट की वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है, ई फ्रंट की वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। उसी तरह ये जो होता है ये पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। तो रेनिन सेक्रेशन इंक्रीज हुई है तो वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, एंजियोटेंसिन 2। ठीक, क्या कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या है? और नहीं भाई नहीं, प्लीज नहीं, अगर वो है भी तो उसको करेक्ट करो। वो ई फ्रंट आर्टरियोल्स, ठीक है, उसको करेक्ट करो। अगर फर्स्ट पॉइंट में दोनों लिखे हुए हैं तो वो ई फ्रंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रक्शन करवाता है, ई फ्रंट की नहीं करवाता, ठीक है। वरना तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम ही ना करे। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ने ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करना होता है। तो अगर वो ए फ्रंट को भी रोक देगा तो हर चीज़ जो है जीएफआर भी कम हो जाएगा, हर चीज़ जो है वो तबाह हो जाएगी। ऐसे नहीं होता, ई फ्रंट की कंस्ट्रक्शन करवाता है, ठीक है। वो टेबल की बात कर रहे हैं डॉक्टर तला, जो नेफ्रोलॉजी का फर्स्ट टेबल है ना, वहाँ पे पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ए फ्रंट एंड ई फ्रंट दोनों लिखा हुआ है। फर्स्ट चार्ट, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट चार्ट थर्ड लाइन, ठीक है, फर्स्ट बॉक्स में थर्ड लाइन, ठीक है। एएनपी अवामी नेशनल पार्टी, डॉक्टर आमिर कह रहे हैं, ठीक है जी। ओके सर। बाकी रेनिन वाला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया है कि रेनिन जो है वो कहाँ से आता है। ये सारी बातें हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दी ओनली थिंग विच आई वांट टू क्लियर हेयर इज कि जब डिक्रीज रीनल परफ्यूजन होती है, सही है, तो डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है, उसमें रेनिन की सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज होती है और वो ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है और एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करता है, सही है। सो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। सो सबसे ज़्यादा परफ्यूजन कब कम होगी? परफ्यूजन जो है वो सबसे ज़्यादा कम उस वक्त होती है जब रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस होता है। तो उसमें क्या होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगा, उसमें क्या होगा, रेनिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो दैट्स इट। सर मुझे खत्म हो रहा है, मैं पूछ लूँ इस सवाल? प्लीज पूछे, खत्म तो नहीं हो रहा, आप पूछे, हम तो पढ़ रहे हैं। सॉरी सर, मुझे लगा। अच्छा सर, इसमें ये है कि 103 पेज पे जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये मैंने अभी पढ़ा तो मुझे ये कुछ समझ नहीं आ रहा। इंक्रीज रीनल सोडियम इन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म ड्यू टू डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स टू एब्जॉर्ब सोडियम। तो डिक्रीज कैपेसिटी क्यों होगा? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में तो बढ़ना चाहिए ना, तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा। एक सेकंड, जब भी देख लेते हैं। अब पेशेंट एडमिट इन एंडोक्राइनोलॉजी, कौन सा पॉइंट है? अच्छा, increased renal sodium in hyperaldosteronism due to decreased capacity of renal tubules to absorb sodium. अच्छा, decreased capacity of renal tubules to absorb sodium. Increased renal sodium in hyperaldosteronism. hyperaldosteronism में increased renal sodium होगा, किस वजह से होगा? क्योंकि renal tubules जो होते हैं वो decreased capacity of renal tubules to absorb sodium। अभी तो मैंने आप लोगों को वो सारा बताया कि जो सर कैपेसिटी तो बढ़नी चाहिए ना एब्जॉर्प्शन की, ये मेरा मतलब है एल्डोस्टेरोन की वजह से। नहीं, ऐसे नहीं होगा, इस तरह नहीं होता। मैं अभी बताता हूँ। बेसिकली इसमें वो जो आपको पैथोलॉजी वाले दोनों पॉइंट्स मैंने आप लोगों को ऐड ऑन करवाए थे ना, वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है ना, सही है, वो प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, सही है। प्राइमरी में बेसिकली क्या होता है, आप गौर से सुने ये बातें, ठीक है, गौर से ये बातें सुने। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, सही है। जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है ना, वो प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। जो प्राइमरी था वो हमने डिस्कस किया, जो कोन सिंड्रोम होता है जिसमें एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इसमें ड्यू टू सम ट्यूमर्स, जिस तरह एड्रीनल का कोई ट्यूमर हो गया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ट्यूमर हो गया, तो उसमें क्या होगा,
हाइपोकलीमिया होगा, हाइपरटेंशन होगी, ठीक है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन होगा, डिक्रीज रेनिन होगा, और जो सोडियम का लेवल है वो रिमेन्स नॉर्मल रहता है, रिमेन्स नॉर्मल रहता है, सोडियम का लेवल रिमेन्स नॉर्मल रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, सोडियम का लेवल रिमेन नॉर्मल, ये बात अपने माइंड में रखिए। व्हाट इज सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म? इसमें कोई इस्कीमिया हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, को कार्डियक फेलियर हो गया, तो इसमें क्या होगा कि देयर विल बी इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन, देयर विल बी इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन एंड अल्टीमेटली इंक्रीज रेनिन। उधर मैंने क्या बोला था कि डिक्रीज रेनिन होता है, क्योंकि ऑल्दो आप लोगों को पता है कि जो सोडियम हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोनेट्रीमिया वो रेनिन को इंक्रीज करता है, लेकिन वो उधर हाइपोनेट्रीमिया जो था प्राइमरी में वो हो रहा था ड्यू टू सम ट्यूमर, ठीक है। तो ये कुछ ना ऐसी बातें हैं, जिस तरह एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म हम लोगों ने किया, उसमें आपका जो एस्केप मैकेनिज्म की वजह से सोडियम का लेवल जो है वो मेन कांस्टेंट रहा। इधर इस ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा पुअर रिकॉल है कि इधर उसको उसके लेवल की बात करनी चाहिए थी कि वो रिमेन्स नॉर्मल रह सकता है। रीनल टिब्यूल्स जो है वो तो अब्जॉर्ब कर रही होंगी सोडियम को एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से, ठीक है। सो रीनल टिब्यूल्स जो हैं वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रही होंगी एल्डोस्टेरोन की वजह से, लेकिन जो एल्डोस्टेरोन का लेवल है वो सॉरी सोडियम का लेवल जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? यहाँ पे डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ रीनल टिब्यूल्स टू रीअब्सॉर्ब सोडियम नहीं आना चाहिए, उसकी कैपेसिटी बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए कि नॉर्मल लेवल्स ऑफ सोडियम, ठीक है, या स्लाइटली एलिवेटेड ड्यू टू एल्डोस्टेरोन एस्केप मैकेनिज्म। क्लियर है ये बात? जी सर, एस्केप वाला तो समझ आ गया था मुझे, बस इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि ये स्टेम थोड़ी सी आगे पीछे है। आपको ये पता होना चाहिए कि डिक्रीज कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में जो है वो रीनल टिब्यूल्स सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेंगी, लेकिन वो जितना सोडियम को रीअब्सॉर्ब करेंगी वो किसी काम का नहीं होगा, उस तरह से डिक्रीज कैपेसिटी जरूर हो सकती है। जितना सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि वो सारा का सारा एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। सर सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के कॉजेज बता दें, आपने जो भी बताए थे। उसमें सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म किसी भी किडनी की बीमारी जिस तरह नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कोई हार्ट की बीमारी जिस तरह कार्डियक फेलियर है, कोई लीवर की बीमारी जिस तरह सिरोसिस है, तो ये सारी चीज़ें जो है एक एक बीमारियां ये सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म करवा देती हैं, ठीक है। सेकेंडरी कॉजेज होती है ना, सेकेंडरी कोई डिजीजेस, ठीक है। हाँ जी, इस्कीमिया भी आ सकता है। अच्छा, आज के लिए बस होगी। ये टोटल कितने पेजेस हैं? अगर हम लोग देखें तो ये टोटल पेजेस तो काफ़ी हैं एज फार एज नेफ्रोलॉजी इज कंसर्न। 2 3 4 5 6 7 पेजेस तो हैं भाई, अभी तो हमने थोड़ी सी चीज़ें की हैं। चलें ठीक है, ठीक है, बाकी कल कर लेते हैं। चलें जी, थैंक यू। ओके जी, सुपर सैचुरेटेड। चलें जी, थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें। सीक्वेंस किस चीज़ का डॉक्टर मरियम, प्लीज़ आप पूछ लें, मुझे बताएं कौन सा सीक्वेंस, प्लीज़ डॉक्टर मरियम। किस चीज़ का सीक्वेंस?
रीनल परफ्यूजन इंक्रीज रेनिन वाला। मुझे समझ नहीं आई कि इसमें आप क्या सीक्वेंस पूछ रही हैं। जब रीनल स्टेनोसिस होगा, रीनल परफ्यूजन कम होगी तो रेनिन का लेवल इंक्रीज होगा। इसमें सीक्वेंस क्या आप पूछना चाह रही हैं? रीनल परफ्यूजन डिक्रीज ब्लड फ्लो इंक्रीज रेनिन या इंक्रीज एंजियोटेंसिन? अच्छा, रीनल परफ्यूजन है, डिक्रीज ब्लड फ्लो है, तो देयर विल बी इंक्रीज रेनिन, क्योंकि डायरेक्टली रेनिन जो है वो ज़्यादा हो रहा था ना। ठीक है, तो पहले रेनिन इंक्रीज होगा, देन इट विल लीड्स टू इंक्रीज एंजियोटेंसिन। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना कि इसी तरतीब से हर चीज़ आती है। इंटरकलेटेड सेल्स जो होते हैं उसमें एच प्लस आयंस जो है वो एक्सक्रीट होता है, और बाइकार्ब रीअब्सॉर्ब होगा, तो फिर अल्कलोसिस कैसे होगा? मैंने तो कोई बाइकार्ब को रीअब्सॉर्ब नहीं करवाया। मैंने कोई वर्ड बोला है कि बाइकार्ब रीअब्सॉर्ब होगा? मैंने तो नहीं बोला। मैंने तो सिंपल एल्डोस्टेरोन का फंक्शन बता रहा था। एल्डोस्टेरोन बाइकार्ब को तो रीअब्सॉर्ब नहीं करवाता। हम उधर एग्जैक्टली इंटरकलेटेड सेल्स को नहीं पढ़ रहे थे, हम एल्डोस्टेरोन का एक्शन ऑन इंटरकलेटेड सेल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जब हम एल्डोस्टेरोन का एक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें देयर इज नो बाइकार्ब। ठीक है, इस वजह से एल्कलोसिस। सर ये एक और भी है, इसके नीचे जो ब्लू उसमें लिखा हुआ है ना डब्बे में नोट, तो उसमें एक लिखा हुआ है कि दिस शुड इंटरप्ट, ये इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो के बाद efferent sympathetic communication between brain and renal arteries reducing muscular contraction। तो ये efferent arterioles की contraction reduce कर रहे हैं, जिसकी वजह से बोल रहे हैं कि increase renal blood flow। तो efferent तो जब contract होता है तो decrease होता है ना? नहीं नहीं, बात नहीं है। अच्छा नहीं नहीं, हाँ हाँ, क्योंकि जो यूजिंग जीएफआर विद ब्लड फ्लो। ठीक है, जीएफआर जो है रीनल ब्लड फ्लो और चीज़ है, जीएफआर और चीज़ है। रीनल ब्लड फ्लो होता है कि कितना दोनों किडनीज में पर मिनट में ब्लड जा रहा है, डेट इज 1200 ml रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, अच्छा, और ये जो 1200 ml है इसमें से कितना जो है वो प्लाज्मा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। आउट ऑफ दैट रीजन रीनल प्लाज्मा फ्लो वो 625 ml था, कितना फिल्टर हो रहा है वो होता है जीएफआर। सो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं कि कितना फिल्टर हो रहा है और कितना ब्लड आ रहा है। जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड फ्लो होता है, और जो फिल्टर हो रहा है वो जीएफआर होता है। मुझे तो लगता है मुझे पहले आप लोगों की ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि ब्लड जो आ रहा है वो ब्लड फ्लो है, जो फिल्टर हो रहा है वो जीएफआर है। ठीक है, अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन से? लास्ट कनेक्शन जस्ट अबाउट फॉस्फेट। फॉस्फेट को फॉस्फेट रैशिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है सर, प्लीज सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, अब्जॉर्प्शन। अल्लाह अकबर। अच्छा चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि व्हाट इज अब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज रीअब्जॉर्प्शन। कोई चीज़ ब्लड से अब्जॉर्ब हो रही है तो वो अब्जॉर्प्शन है, अगर किडनीज में दोबारा अब्जॉर्ब हो रही है तो वो रीअब्जॉर्प्शन है। ये बात तो समझ आ गई? ये बात तो समझ आ गई? ठीक है, अच्छा, और व्हाट इज secretion एंड व्हाट इज excretion? ठीक है, एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जबकि सिक्रीशन होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी। एक सब्सटेंस है उसको आप बॉडी के अंदर ही मूव करवाओ तो वो सक्रीट हो गया। वो क्या हो गया? सक्रीट हो गया। ठीक है, और अगर वो बॉडी से आप आउट करवा दो तो वो एक्सक्रीट हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं तो ख़त्म कर चुका हूँ, हमने कर लिया है।
अभी आप लोगों की मैं क्यूरीज ले रहा हूँ, जिनका जो क्वेश्चन है वो जवाब दे रहा हूँ, जिन्होंने जो क्वेश्चन किए हैं। ठीक है जी। प्रिंसिपल सेल्स और इंटीग्रेटेड सेल्स का क्या काम है? देखिए जी, प्रिंसिपल सेल्स जो होते हैं, मैंने आप लोगों को हार्मोन्स पढ़ाए हैं, सेल्स नहीं पढ़ाए। ठीक है। आप लोग क्यों नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते? मुझे बस इतना बता दो कि आप लोग क्यों नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते? खुदा के वास्ते वो जो चीज़ें मैं भेजता हूँ 2 लेक्चर से, वो सुनो, आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पीसीटी पे क्या हो रहा है, डीसीटी पे क्या हो रहा है, किस जगह पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है। आई रिक्वेस्ट। चलें जी, थैंक यू, बहुत हो गया, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।